नमस्ते बच्चों। मैंने आपको मेरे कुछ लेक्चर्स में आपको अपने प्रश्न पत्र के बारे में जानकारी दी है। जो प्रश्न पत्र है वो 80 गुणों का है और हर एक प्रश्न का विश्लेषण मैंने आपको समझाया है। यानी प्रश्न पहला गद्य, प्रश्न दूसरा पद्य, प्रश्न तीसरा पूरक पठन और प्रश्न पांचवा जो कि उपयोजित लेखन है, यह मैंने आपको समझाया। लेकिन प्रश्न चौथा जो कि व्याकरण के बारे में है, वह प्रश्न आज मैं आपको समझाने जा रही हूँ। तो बच्चों, भाषा विषय जो है अपने हिंदी में भाषा अध्ययन यानी व्याकरण के ऊपर आधारित विभाग 4 यानी चौथा विभाग अपने प्रश्न पत्र में है और वह है व्याकरण का। यानी प्रश्न चौथा यह व्याकरण का प्रश्न अपने प्रश्न पत्र में किस प्रकार दिया जाता है, उसका विभाजन किस प्रकार है, इसकी जानकारी भी मैं आज आपको देने जा रही हूँ। बच्चों, ध्यान से इस चौथा विभाग यानी प्रश्न चौथा को सुनिए और समझिए कि यह कुल मिलाकर 14 अंकों का 14 गुणों का यह प्रश्न तुम्हें किस प्रकार यह 14 गुण प्राप्त हो सकते हैं। यानी जैसे जैसे तुम व्याकरण पढ़ोगे उसी प्रकार अगर तुमने हर एक की परिभाषा को अगर ध्यान में रखा तो यह प्रश्न छोड़ना या छुड़वाना आपके लिए कोई भी कठिनाई नहीं आ सकती। शुरू से ही ग्रामर की तरफ, व्याकरण की तरफ ध्यान देना आवश्यक है। तो बच्चों, इस विभाग 4 यानी प्रश्न चौथा जो है अपने प्रश्न पत्र का विभाग 4 जो है भाषा अध्ययन, यानी व्याकरण, यह प्रश्न है बच्चों 14 अंकों के लिए। और इन 14 अंकों का विभाजन किस प्रकार हुआ है, तुम अगर तुम्हारा प्रश्न पत्र तुम्हारे हाथ में आने के बाद देखोगे तो इसका विभाजन 11 प्रश्नों में किया गया है। जितना भी व्याकरण हम तुम्हें पढ़ाने वाले हैं वह व्याकरण बच्चों सिर्फ 14 अंकों के लिए तुम्हारे प्रश्न पत्र में आता है। लेकिन पढ़ाई डीपली करनी पड़ती है। कौन सा प्रश्न किस प्रकार आएगा इसकी ओर आपका ध्यान होना आवश्यक है। तो बच्चों चलो 1 से लेकर 11 तक प्रश्न किस प्रकार तुम्हें पूछे जाते हैं। तो सर्वप्रथम यह विभाग 4 जो है बच्चों 14 अंकों का, वह प्रश्न चौथा रहता है और यह प्रश्न सूचनाओं के अनुसार कृति करना है, कृतियां कीजिए। यानी प्रश्न ही ऐसा दिया जाता है कि जिस प्रश्न को जिस प्रकार की सूचना दी गई है उसी के अनुसार तुम्हें यह प्रश्न पत्र का यह प्रश्न लिखना पड़ता है। तो सर्वप्रथम 1 से लेकर 11 तक प्रश्न में कौन से व्याकरण का समावेश होने वाला है यह जानकारी भी मैं आपको दे रही हूँ। 1 से लेकर 11 तक के प्रश्नों में तुम्हारा जितना भी व्याकरण है उसके प्रश्न क्रमबद्धता से इस प्रश्न पत्र में किस प्रकार आते हैं यह भी मैं आपको समझाने जा रही हूँ। तो प्रश्न पहला जो है बच्चों वह शब्द भेद के ऊपर रहता है।
यानी 1 से लेकर 11 तक यह प्रश्न तुम्हारे इस चौथे प्रश्न में रहते हैं। और इसका स्वरूप एक प्रश्न से शुरू होता है, तो उसका पहला प्रश्न जो रहता है उसमें रहता है शब्द भेद। शब्द भेद के अंतर्गत क्या आता है, वह प्रश्न किस प्रकार रहता है? तो देखो, निम्नलिखित वाक्यों में अधोरेखांकित शब्द का शब्द भेद पहचान कर लिखिए और वह रहता है 1 अंक के लिए। यानी इस प्रश्न के अंतर्गत क्या आता है? तो बच्चों, इस प्रश्न के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, यह 3 भाग आते हैं। इसे शब्द भेद कहा गया है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण यह आप 5वीं कक्षा से पढ़ते चले आ रहे हैं। इसका ही अंत इस 10वीं कक्षा में हो रहा है। यानी इतनी सारी रिवीजन के बाद यह प्रश्न तुम्हारे लिए कुछ भी कठिन नहीं है। यानी संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, संज्ञा के भेद, सर्वनाम के भेद, विशेषण के भेद, यानी यह सब जानकारी आपको है ही। जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसी डीपली इसकी जानकारी तुम्हें प्राप्त होने वाली ही है। यानी यह प्रश्न जो है आपको 1 अंक के लिए है। यानी शब्द भेद पहचानना, शब्द का भेद कौन सा है, सर्वनाम है या संज्ञा है या विशेषण, यह 1 मार्क के लिए, 1 अंक के लिए है। उसमें दूसरा प्रश्न जो है अव्यय के लिए है। दूसरा प्रश्न जो है अव्यय का रहता है। तो यह प्रश्न है अव्यय का, वह भी 1 मार्क के लिए होता है, 1 अंक के लिए होता है। और कुछ शब्द दिए जाते हैं, यानी अव्यय के शब्द देने के बाद उसका तुम्हें वाक्य में प्रयोग करना पड़ता है। यानी दिए हुए शब्द को, प्रश्न का स्वरूप इस प्रकार रहता है, निम्नलिखित अव्ययों में से 2 दिए जाते हैं, तो इनमें से 1 अव्यय का अर्थपूर्ण वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यानी यह वाक्य शब्द 2 दिया जाता है, उसका तुम्हें सही वाक्य में, अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग करना है। तो यह भी कुछ भी कठिन नहीं, आप सहजता से 1 अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न तीसरा आता है। वह प्रश्न तीसरा है संधि इस विषय पर। संधि का प्रश्न जो है 2 प्रश्न दिए जाता है और संधि विच्छेद करना, संधि का प्रकार भी बताना मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो इस प्रकार यह प्रश्न भी 1 अंक के लिए होता है। यह होता है तीसरा, यानी प्रश्न पहला शब्द भेद, प्रश्न दूसरा अव्यय, तीसरा प्रश्न जो है संधि के ऊपर रहता है। संधि विच्छेद करना और उसका प्रकार भी बताना। कभी कभी शब्द दिया जाता है, कभी कभी शब्द नहीं दिया जाता, तो संधि विच्छेद दी जाती है और दोनों में से कौन सा भी तुम्हें लिखना पड़ता है। तो इस प्रकार यह तीसरा प्रश्न जो है संधि के ऊपर आधारित रहता है। प्रश्न चौथा जो है बच्चों, वह रहता है सहायक क्रिया के बारे में। सहायक क्रिया जो रहती है बच्चों, वाक्य दिया जाता है और अंत में जो क्रिया सहायता करती है उसका भेद तुम्हें, मूल रूप तुम्हें लिखना पड़ता है। यानी प्रश्न का स्वरूप है निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक सहायक क्रिया पहचान कर उसका मूल रूप लिखिए। तो इस प्रकार वाक्य उदाहरण के लिए मैं बताऊंगी। टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी। तो पड़ी यह सहायक क्रिया है, तो इसका सहायक क्रिया का मूल रूप है पढ़ना। यानी यह भी कुछ भी कठिन नहीं है, आप सहजता से यह अंक भी प्राप्त कर सकते हो। और 2 वाक्य दिए जाते हैं और दोनों में से एक ही तुम्हें लिखना है 1 अंक के लिए। प्रश्न 5वां जो रहता है
वह रहता है प्रेरणार्थक क्रिया के लिए। प्रेरणार्थक क्रिया जो रहती है बच्चों, यानी उसके लिए प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक, यह 2 कोष्टक तुम्हें दिए जाते हैं और उसमें से एक क्रिया का प्रथम या द्वितीय रूप तुम्हें लिखना पड़ता है। उदाहरण के लिए मैं बताना चाहूंगी, शब्द दिया जाता है यानी क्रिया जाती है फैलना। फैलना यह क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप जो है फैलाना और द्वितीय प्रेरणार्थक फैलवाना। तो इस प्रकार यह क्रिया भी प्रेरणार्थक क्रिया भी सहजता से तुम गुण प्राप्त कर सकते हो। तो मैंने आपको 5 प्रश्न अब तक समझाए, यानी प्रश्न चौथा के अंतर्गत यह उप प्रश्न है। छठवां प्रश्न जो है वह मुहावरे इसके ऊपर आधारित रहता है। तो मुहावरे के ऊपर प्रश्न जो है बच्चों, उसमें 2 टाइप के प्रश्न रहते हैं, उसमें अथवा दिया जाता है। पहले प्रश्न में बच्चों वहां तुम्हें अर्थ पूछा जाता है और अर्थ लिखकर उसका वाक्य में प्रयोग भी करना पड़ता है। तो इस प्रकार यह मुहावरे का पहला प्रश्न है। अपने पाठ में जितने भी मुहावरे आते हैं उसी में से यह प्रश्न पूछा जाता है और वह भी 1 अंक के लिए ही दिया जाता है। तो इस प्रकार इस मुहावरे के प्रश्न में अथवा प्रश्न जो रहता है उसमें तुम्हें उत्तर भी दिया जाता है, यानी कोष्टक में उत्तर भी दिया जाता है और सही उत्तर चुनकर उसका उचित वाक्य में प्रयोग तुम्हें लिखना पड़ता है। यानी उत्तर होते हुए भी जो दोनों में से जो तुम्हें इजी लगेगा, यानी तुम्हें सही लगेगा कि तुम्हें मार्क मिलेंगे ही, यह प्रश्न तुम्हारे लिए चॉइस के लिए छोड़ा है। यानी पहला लिखना है या दूसरा लिखना है, मन से उत्तर लिखना है या ढूंढ कर लिखना है, ये तुम्हारे हाथों में है। यानी यह मार्क भी आप ही प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार यह छठवां प्रश्न जो है वह है मुहावरों का, यानी तुम्हारे पाठ के मुहावरे इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। तो पाठ के मुहावरों का समय पर पठन अवश्य करना। उसके बाद 7वां प्रश्न जो है तो प्रयुक्त कारक चिन्ह पहचान कर उसका भेद लिखना, यानी कारक के ऊपर आधारित रहता है। यह उप प्रश्न 7वें क्रमांक पर रहता है। इसके लिए 2 वाक्य दिए जाते हैं और उसमें से कारक चिन्ह तुम्हें पहचान कर उसका भेद लिखना है, वह है 1 अंक के लिए। उसके बाद 8वां प्रश्न जो रहता है बच्चों वह है वाक्य यानी विराम चिन्ह। विराम चिन्ह पर आधारित, यानी अल्प विराम, स्वल्प विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, दोहरा अवतरण चिन्ह, इकहरा अवतरण चिन्ह, यह सब इसमें समाविष्ट होता है। यानी सिंपल ऐसा वाक्य वहां दिया जाता है और उचित विराम चिन्हों का प्रयोग उसमें तुम्हें करना पड़ता है। तो बच्चों यह प्रश्न भी तुम्हारे पाठ में से ही होता है। जितने भी पाठ तुम्हारे लिए है उसका पठन अवश्य करते चले जाना, क्योंकि पाठों में से ही यह वाक्य दिया जाता है। उसके बाद प्रश्न आता है कि सूचना के अनुसार काल परिवर्तन करना, यह 9वां प्रश्न रहता है। काल परिवर्तन, काल परिवर्तन का प्रश्न जो है बच्चों वह है 2 अंक के लिए। यानी 2 अंक हम किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, उसमें 3 वाक्य दिए जाते हैं और कोष्टक में सूचना दी जाती है कि तुम्हें क्या करना है इस वाक्य का, यानी सूचना के अनुसार यह वाक्य तुम्हें लिखना पड़ता है। उदाहरण के लिए मैं एक उदाहरण आपको दे दूंगी। 7 तारे मंद पड़ गए।
यानी ब्रैकेट में दिया है पूर्ण वर्तमान काल, ब्रैकेट में दिया यानी सातों तारे मंद पड़ गए, यह इसका रूपांतर तुम्हें किस में करना है, पूर्ण वर्तमान काल में। तो इसका उत्तर हो सकता है सातों तारे मंद पड़ गए हैं, ऐसा वाक्य तुम्हें लिखना पड़ेगा। यानी सही उपयोग जो काल तुम्हें दिया गया है उसी काल में उस वाक्य को तुम्हें लिखना है या परिवर्तित करना है, इसलिए कहा गया है काल परिवर्तन। 3 सेंटेंस में से तुम्हें 2 लिखने हैं। यह है तुम्हारा प्रश्न 9वां। और 10वां प्रश्न है कि वाक्य रचना के आधार पर जो प्रश्न तुम्हें दिया जाएगा उसका उपयोग तुम्हें करना है। यानी वाक्य के आधार पर कितने भेद है वाक्य के, अर्थ की दृष्टि से या रचना की दृष्टि से, यह भी वहां दिया जाएगा। और यह प्रश्न जो है वाक्य रचना के ऊपर आधारित रहता है, वह है प्रश्न 10वां यानी वाक्य रचना। यानी किस दृष्टि से है, रचना की दृष्टि से या अर्थ की दृष्टि से, यानी वह तुम्हें वहां पहचानना पड़ेगा और उसके लिए 1 अंक रहता है। और प्रश्न तुम्हें तुम्हें 2 प्रश्न उसमें दिए जाते हैं और दोनों में से 1 तुम्हें करना पड़ता है। 11वां तुम्हारा प्रश्न है बच्चों कि वाक्य शुद्धिकरण का। वाक्य शुद्धिकरण के लिए बच्चों 2 अंक है। यानी वाक्य तुम्हें उल्टा पुल्टा दिया जाता है और उसका उपयोग तुम्हें क्रमबद्धता से करना पड़ता है। इसमें तुम्हारी वर्तनी को भी देखना पड़ता है, वर्तनी वर्णमाला यानी तुम्हारी काना, मात्रा, वेलांटी, उकार, इन सबको तुम्हें देखना पड़ता है। और इस प्रकार यह वाक्य जो है गलत वाक्य सही करके तुम्हें लिखना पड़ता है और उसी में कुछ विराम चिन्हों का उपयोग भी तुम्हें करना पड़ता है। और 3 सेंटेंस दिए जाते हैं, उसमें से तुम्हें कौन से भी 2 सेंटेंस तुम्हें लिखने हैं और इसके लिए अंक है 2। तो इस प्रकार इन 11 प्रश्न, चौथा प्रश्न जो है इसके 11 उप प्रश्न, इनके बारे में मैंने आपको समझाया है। तो यह पूरे प्रश्न जो है वह 14 अंकों के लिए है। देखो बच्चों, मैंने प्रश्न पत्र बहुत सारे चेक करवाए हैं और उसमें बहुत सारे बच्चों को आउट ऑफ मार्क्स भी मिल चुके हैं। मैं तो कहती हूँ आप तो बहुत बड़े, बहुत होशियार बच्चे हो, यानी आप भी यह 14 अंक सहजता से प्राप्त कर सकोगे। लेकिन बच्चों इसके लिए पढ़ाई करना आवश्यक है। तो पढ़ाई करते समय पाठ के नीचे जितना भी व्याकरण तुम्हें दिया जाता है समय समय पर उसका लेखन करते चले जाना। क्यों न वो शब्द भेद हो, अव्यय हो, संधि हो, क्रियाएं हो, वाक्य शुद्धिकरण हो, काल परिवर्तन हो, कौन सा भी प्रश्न किसी भी प्रकार आएगा तो तुम जैसा बार बार लिखोगे उसी समय वह तुम्हारे ध्यान में भी रह सकता है। यानी इसके लिए प्रैक्टिस की आवश्यकता है। तो बच्चों व्याकरण का प्रश्न मैंने आपको 14 अंकों का है यह समझाया। दूसरी बात यह है कि मैंने आपको जितने भी लेक्चर दिए हैं और हर एक लेक्चर के बाद मैंने आपको कुछ न कुछ करने के लिए बताया है। उन सब नियमों का पालन करते हुए जो भी होमवर्क तुम्हें दिया गया है उसका लेखन करना जरूरी है। जैसे ही स्कूल शुरू होगा बच्चों, आपको वह बुक हमें दिखाना है, चेकिंग के लिए देना है। क्यों न वो नोटबुक यानी प्रश्नोत्तरों की हो, क्यों न वो निबंध की हो,
क्यों न वो शुद्ध लेखन की हो। यह तीनों बुकों का लेखन इस छुट्टियों में तुम्हें पूरा करके ही आना है। तो बच्चों, जितना भी कार्य तुम्हें दिया गया है, हर रोज थोड़ा समय निकालकर हर एक विषय के बारे में सोचकर अपना समय किस प्रकार तुम्हें बांटना है, हर एक विषय का अध्ययन किस प्रकार करना है, इसका एक टाइम टेबल बनाना और उसी के अनुसार हर एक विषय को टाइम देते जाना। लेखन कार्य अवश्य करो और यह प्रश्नों का उत्तरों का लेखन पूरा करके ही आना है। तो बच्चों, जितना भी मैंने आपको समझाया कृपया ध्यान में रखिए और अपना कार्य पूरा करके आना। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ है। अपना कार्य पूरा करो, ठीक से रहो, खुश रहो। धन्यवाद।